हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शासन की एक ऐसी व्यवस्था जिसे कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था। अनेक पंचायती राज व्यवस्था के बारे में एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बन चुके हैं या बनते हैं उन सभी के बारे में आपको बहुत ही डिटेल, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से आपके समक्ष रखूंगा। दोस्तों, आपको क्या करना होगा, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना होगा ताकि इससे बनने वाले हर एग्जाम मतलब हर एक प्रश्न को, हर एक प्रकार के क्वेश्चन को आप समझ सकें, ठीक, ताकि अपने एग्जाम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ताकि इस टॉपिक जो आए वो एकदम से धुआंधार खत्म हो जाए। ठीक, तो आप पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तव में पंचायती राज व्यवस्था है क्या? तो आपके गांव में प्रधान तो होंगे ही, बीडीसी बनते होंगे। तो प्रधान और बीडीसी जिस व्यवस्था से बनते हैं बस उसे ही कहते हैं क्या? पंचायती राज व्यवस्था। इसमें क्या हुआ था, इसमें अगर बता दें तो शुरुआत में आपके यहाँ अंग्रेज आए थे और धीरे धीरे अंग्रेज आके आपके यहाँ शासन व्यवस्था को चलाने लगे। तो उसी में अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। क्या नाम था? लॉर्ड रिपन। मैं लिख दे रहा हूं, जिसका नाम क्या था? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में, कब? लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक व्यवस्था रखी, इसका नाम है स्थानीय स्वशासन। क्या है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन ये क्या है? यानी कि जब अंग्रेज आया था तो इसको पूरे देश का, यानी कि भारत पे जो पूरा एरिया होता था उस एरिया पे मालिक था कुल मिला के। तो अब यह पूरे एरिया के उन ग्राम लेवल के, छोटे लेवल पे जो छोटे स्तर गांव होते हैं वहां पे इसको शासन व्यवस्था करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था। अगर वहां पे जो गांव व्यवस्था मतलब उस गांव में जो कोई व्यवस्था होती थी या मामला होता था, उस मामले को यहाँ तक ले जाने में बहुत समस्या हो जाती थी, तथा यह जो लॉर्ड रिपन था उस मामले को अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं रख पाता। भैया केंद्र में रहेगा और गांव में मामला होगा, देख पाएगा? बिल्कुल नहीं देख पाएगा। तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया, अब स्थानीय लोगों के लिए एक व्यवस्था लगा दी कि वहां के लोग, जो वहां के लोकल लोग होंगे, स्थानीय लोग वहां पे करेंगे, स्वशासन करेंगे। यानी कि कुल मिला के जो वहां के लोग होंगे, एक दो लोग को वहां पे मुखिया बना दिया जाएगा और वही जो पूरी व्यवस्था उस गांव की देखेंगे। यानी कि आपके यहाँ स्थानीय स्वशासन कौन दिया था? तो लॉर्ड रिपन दिया था। लेकिन जब संविधान का निर्माण होने लगा था, संविधान का निर्माण यानी कि जब संविधान सभा बैठी थी, संविधान सभा बैठी थी, तो संविधान सभा में अब गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बहस हो गई। बहस इस बात की हो गई क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि जो गांव का विकास हो रहा है वह अगर ग्राम स्तर से होगा तब अच्छा होगा, क्योंकि ग्राम में मतलब भारत में ग्राम की संख्या, ग्रामीण संख्या तकरीबन 70% है, बाकी 30% क्या है? नगरीय एरिया है। तो महात्मा गांधी ने कहा अगर ग्राम से ही क्या करेंगे, हम विकास करेंगे, तब जाके हमारे पूरे देश का विकास हो पाएगा। लेकिन बस इसका जो जवाब है वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। उन्होंने बताया कि अगर ग्राम में हम उनको स्थानीय स्वशासन दे देंगे तो वे लोग जो वहाँ के बड़े लोग होंगे, जो बड़े ओहदे वाले होंगे, बड़ी पूंजी वाले होंगे, वे छोटे लोगों को अपने चंगुल में दबा लेंगे और इस शासन की व्यवस्था के अंतर्गत क्या करेंगे, उनपे अपना मनमाने तरीके से राज्य करेंगे। तो गांधी जी भी सही थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी सही थे। तो संविधान में एक भाग आपको बता दूं, संविधान में एक भाग है, भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 इसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निर्देशक तत्व यह क्या है? आपका भाग नंबर 4 है। अगर मैं इसके आर्टिकल की बात करूं तो ये आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 52 तक क्या है आपका? आर्टिकल नंबर 51 तक का है आपका क्या? ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यह क्या है? यह एक ऐसा भाग है जिसमें राज्य अपने इच्छा के अनुसार चीजों को लागू करेगा और अपनी इच्छा के अनुसार चीजों को हटाएगा। इसमें आपका कोई जोर दबाव नहीं चलेगा, आप इसको अपने राज्य में न्यायालय के द्वारा लगा नहीं सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था है। तो भाग 4 में इसे अनुच्छेद नंबर 40, अनुच्छेद नंबर 40, क्योंकि अनुच्छेद नंबर 40 में आती है 36 से 51 तक है, तो आएगा ही। तो अनुच्छेद नंबर 40 में बात की किसकी? ग्राम पंचायत की। किसकी? ग्राम पंचायत की बात की गई, यानी कि ग्राम पंचायत होना चाहिए। ग्राम पंचायत का गठन की बात इसमें की गई। तो अब किसमें की गई? आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल नंबर
40 के अंतर्गत। यानी कि इसमें क्या है, ग्राम पंचायत, यानी कि ऐसा कोई राज्य जो अपने यहाँ चाहता है कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था है होगी, तो यह लगा सकता है। अगर कोई राज्य नहीं चाहेगा तो वह नहीं लगा सकता है। लेकिन जो राज्य लगाएगा तो लगाएगा उससे अपने नागरिकों के लिए, लेकिन जो नहीं लगाएगा उसके इर्द गिर्द के जो राज्य होंगे सोचेंगे कि हमारे उनके यहाँ ऐसी व्यवस्था है, हमारे यहाँ भी होना चाहिए, तो ऐसा वह नहीं कर सकते। ऐसी व्यवस्था है। तो अब महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर से गया, अम्बेडकर से यह बहस हुई थी, तब यह लिया जाके अनुच्छेद नंबर 40 के अंतर्गत रखा गया था। अच्छा, लेकिन धीरे धीरे गांव का विकास तो होना जरूरी है, क्योंकि अगर गांव का विकास नहीं होगा तो पूरे देश का विकास नहीं होगा। तो शुरुआत में जब भारत आजाद हो गया, गांधी भैया टपक गए, तो धीरे धीरे जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, तो उन्होंने ग्राम के विकास के लिए या पूरे देश के विकास के लिए एक चलाई थी योजना, जिसका नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1952 में, और गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को, कब, 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या चलाया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब चलाया था, तो 2 अक्टूबर 1952 को। इसमें क्या है, इसमें यह होता है कि सभी समुदायों क्या होगा, एक तरफा विकास होगा, इसके लिए कार्यक्रम चलाया था। लेकिन यह जो कार्यक्रम चला था, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाए हैं तो प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि पूरे केंद्र से व्यवस्था रही होगी। तो पूरे केंद्र से इसको अलग अलग गांव में लागू करना बड़ा ही मुश्किल हुआ। इसमें जो वहां के ग्रामीण लोग थे वे इसमें साथ नहीं दिए, इसमें भाग नहीं लिए, जिससे ये जो व्यवस्था है वह असफल रही, बहुत दिन तक चल नहीं पाई। तो जवाहरलाल नेहरू ने फिर 1 साल बाद अपना प्रयास किया। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के ही जन्मदिन पर फिर किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किया, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। यानी कि अब हम एक गांव में क्या करेंगे, सभी गांवों में दौड़ दौड़ के लोगों की सेवा करेंगे। इसमें उनको कोई मतलब तकलीफ या दिक्कत होगी तो उन सभी की सेवा किया जाएगा। यह केंद्र चलाया था, ठीक, केंद्र के माध्यम से यह व्यवस्था चलाई गई थी। यानी कि दोनों व्यवस्था जो थी वह केंद्र के माध्यम से ही चलाई गई थी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जनता ने भाग ही नहीं लिया, जनता ने भाग ही नहीं लिया। और दोनों जो व्यवस्थाएं थी वह केंद्र से चलाई गई थी, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी, और इससे क्या हो गई, यह असफल हो गई। क्या हो गई, असफल हो गई। अब क्योंकि भैया समझिए, अगर जहां पे विकास करना है अगर वहीं के लोग शामिल नहीं होंगे तो विकास कैसे होगा, तो ऐसा बहुत ही मुश्किल था। तो अब इनसे एक व्यक्ति मिले, पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक व्यक्ति मिले जिनका नाम है बलवंत राय मेहता उनका नाम है। और बलवंत राय मेहता ने कहा, बलवंत राय मेहता ने किससे कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि भैया जनतांत्रिक का भागीदारी होना आवश्यक है। जो आपके दोनों जो कार्यक्रम या योजनाएं हैं वह असफल काहे हुई, वह इसमें जनता ने भाग नहीं लिया, तब जाके वह असफल हुई। अगर जनता इसमें भाग लेंगी, जनतांत्रिक इसमें शामिल रहेगा, तो जो आपकी ये व्यवस्था थी वह कभी भी असफल नहीं होती। तो जवाहरलाल नेहरू से कहा कि जनतांत्रिक क्या था, जनतांत्रिक का अभाव था। इस बात को जवाहरलाल नेहरू समझ चुके थे, क्योंकि भैया जनता के अभाव से ही दो सेवाएं चलाई गई थी, 2 कार्यक्रम चलाए गए थे, दोनों असफल रहे। तो अब बलवंत राय मेहता को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सौंपा कि आप क्या करेंगे, आप अब पूरी तरीके से आपकी जिम्मेदारी यह रहेगी कि आप अपने देश में इस पंचायती राज व्यवस्था या ऐसी व्यवस्था जो वहां के लोग शामिल हो
और उस लोगों के लिए बनाई जाए। तो बलवंत राय मेहता ने क्या किया, बलवंत राय मेहता ने यह पूरा जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और उन्होंने एक समिति बनाई अपने ही नाम से, जिसे कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति। क्या, बलवंत राय मेहता समिति। अब बलवंत राय मेहता समिति बनी गई 1957 में। क्या बनी, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन कब हुआ, 1957 में। अब गठन हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सारे कार्यभार को इनके ऊपर सौंप दिया। अब ये गए कहाँ पे, राजस्थान में। राजस्थान गए और वहां पे इसको आजमाने के लिए, इसका रिहर्सल करने के लिए या फिर इसको समझने के लिए कहाँ गए वे राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में। और राजस्थान में कहा कि सबसे पहले हम यहीं पर ही इस पंचायती राज व्यवस्था, इस ग्रामीण व्यवस्था को लगाते हैं और देखते हैं कि जनता को इसमें भागीदारी कराते हैं और देखते हैं शामिल होगा मतलब सही है कि नहीं है। तो बलवंत राय मेहता कहाँ गए, राजस्थान। और 2 अक्टूबर 1959 में इस राजस्थान के नागौर जिले के एक गांव है, नागौर जिला है, और इस जिले में एक गांव है, उस गांव का नाम है बगदरी। क्या नाम है, बगदरी। अब बगदरी गांव में क्या किया, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था अपनाया, यानी कि वहां के लोगों को शामिल किया और शामिल कहा कि मैं आपको इनमें से 1-2 लोग को प्रधान बना रहा हूं और ये सारी जिम्मेदारी प्रधान की होगी कि गांव की साफ सफाई, वहां के जो मामले व्यवस्था, जो अन्य व्यवस्था है, कोई मामला है, उन सभी को यह प्रधान निपटारा करेगा। तो वास्तव में उन्होंने देखा कि जो व्यवस्था है वह कुछ ठीक ठाक रही थी। तो 3-4 दिन देखा कि सभी लोग आ रहे थे, उसकी बात को मान रहे थे। तो अब धीरे धीरे ये कहाँ पहुंचे, ये पहुंचे कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पहुंचे, आंध्र प्रदेश में पहुंचे। तो आंध्र प्रदेश में भी उन्होंने 11 अक्टूबर 1959 को कहाँ लगा दिया, पंचायती राज व्यवस्था आंध्र प्रदेश में लगा दिया। यानी कि पहली बार अगर देखा जाए तो कहाँ लगा था, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। दूसरी बार कहाँ लगा था, आंध्र प्रदेश में। कहाँ लगा था, आंध्र प्रदेश में। ये लगा था 2 अक्टूबर को, ये लगा था 11 अक्टूबर। तो इन दोनों योजनाओं में क्या थे, जनता शामिल थी। जनता शामिल थी तो यह जो पूरा मामला था यह हो गया सफल। क्या हो गया, सफल। लेकिन बलवंत राय मेहता ने व्यवस्था बताई थी कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय व्यवस्था को बताया था। पहला स्तर क्या है कि ग्राम क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा। दूसरा बात क्या होगा, पंचायत समिति। क्या होगी, पंचायत समिति होगी। और तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात आपकी होगी जिला पंचायत। क्या, जिला पंचायत होगा। अब जो ग्राम पंचायत होगा ये होगा गांव स्तर पे। कहाँ होगा, गांव स्तर पे होगा। ये होगा आपके ब्लॉक स्तर पे। कैसा, आपके ब्लॉक स्तर पे। और तीसरा वाला होगा आपके जिला स्तर पे। तो बलवंत राय मेहता ने ऐसी व्यवस्था को बताया था। अब धीरे धीरे यह इसमें कुछ सफलता मिलने लगी थी। अब मामला क्या हुआ, पहले इसको आप थोड़ा सा लिख लेंगे, उसके बाद आगे हम बढ़ाते हैं। 1977 में, क्या 1977 में आ गए कौन, आपके अशोक मेहता जी। अब अशोक मेहता ने कहा कि 3 स्तरीय व्यवस्था ठीक नहीं है, 2 स्तरीय व्यवस्था अगर रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अशोक मेहता ने अपनी एक समिति बनाई और समिति में 2 स्तरीय, कितने, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की। और 2 स्तरीय किन आधार पे होगा, पहला होगा आपके पंचायत मंडल, दूसरा होगा आपका जिला मंडल। ये जो होगा आपके जिला स्तर पे होगा। कैसे होगा, आपके जिला स्तर पे होगा। और ये आपके जो होगा कैसे होगा, आपके
ये होगा आपके ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे। यानी कि जो बलवंत राय मेहता जी थे वे ग्राम स्तर की बात नहीं किए, और साथ साथ उन्होंने बताया कि ग्रामों के लिए क्या हो, ग्राम पंचायत सॉरी ग्राम न्यायालय का क्या हो, गठन हो। उसके बाद एससी व एसटी के लिए, एससी व एसटी के लिए क्या किया जाए, एक जो सीट है उस सीट को आरक्षित कर दिया जाए, यानी कि उनके लिए जो सीट है उसका आरक्षण कर दिया जाए। क्योंकि भैया जब सभी लोग एक पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें तो कुछ लोग होंगे जो हमेशा जीतेंगे, यानी कि उनका नंबर बार बार ही आएगा। तो उन्होंने जो छोटे वहां के छोटे लोग होंगे उनके लिए कोई सीट नहीं रहेगी। तो जो अशोक मेहता जी आए वो 2 स्तरीय की बात तो किए, लेकिन साथ साथ एससी व एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी कर दी, और ग्राम न्यायालयों की भी व्यवस्था की, ताकि कोई मामला हो तो इस गांव में हम क्या कर सके, जाके दाखिल कर सके। तो लेकिन यह कुछ हद तक सही है, क्योंकि गांव का विकास करना है, तो ग्राम पंचायत था ही नहीं, तो लोगों ने इसका कुछ विरोध किया। और विरोध करने के बाद 1985 में एक समिति और आई जिसका नाम है जी.भी. राव समिति। जी.भी. राव समिति यह कुछ खास बात नहीं बताया, या कुछ खास नहीं किया, और यह चली गई। फिर 1986 में एक समिति आई जिसका नाम है एल.एम. सिंघवी। क्या नाम है, एल.एम. सिंघवी समिति। क्या नाम है, एल.एम. सिंघवी समिति। इन्होंने कहा, इन्होंने कुछ बातें अशोक मेहता की और कुछ बातें बलवंत राय मेहता की, दोनों को ले लिया और कुछ बातें अपने तरह से बताया। पहली बात कहा कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत को भी क्या हो, पंचायत को इसमें शामिल किया जाए, शामिल किया जाए, शामिल किया जाए। दूसरी बात कि एससी व एसटी के लिए आरक्षण तो दिया ही जाए। साथ साथ ग्राम न्यायालय की स्थापना किया जाए या उसका गठन किया जाए, और साथ साथ इनका चुनाव होगा, और चुनाव के लिए ये राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाए। यानी कि जो एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में आई, उन्होंने इसकी बात की, और इसकी बात जब की तो एक समिति इसके बाद और आई, और उन्होंने बताया कि भैया अब जब इसे संविधान के अंतर्गत शामिल किया जाएगा तभी यह पूरा मामला सेट हो पाएगा। तो इसके बाद 1989 में एक समिति आई जिसका नाम है पी.के. थुंगन समिति। क्या नाम है, पी.के. थुंगन समिति। और पी.के. थुंगन समिति ने इसे संवैधानिक दर्जा, यानी कि अभी तक कहाँ थी, अभी तक केवल यह डीपीएसपी यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में शामिल थी, और इसको पूरे देश में कैसे कैसे लगाया जाएगा अभी इसकी ही बात की जा रही है। तो देखिए हमें संविधान के अंदर किसे जोड़ा नहीं गया है। तो संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात किसने की, तो पी.के. थुंगन समिति ने। यानी कि अशोक मेहता ने कहा कि ये 2 स्तर होने चाहिए, एक पंचायत मंडल, एक जिला मंडल, यानी कि ग्राम का इसमें जिक्र नहीं किया। साथ साथ कहा कि ग्राम न्यायालय की स्थापना की, ताकि वहां के जो मामले हैं उनको वहां पे देख लिया जाए, और साथ साथ एससी व एसटी के लिए हम सीट को एकदम फिक्स कर दें। दूसरी बात कहा किसने, जी.के.भी. समिति, मतलब जी.भी. राव समिति, या कुछ खास नहीं कर पाई। फिर इसके बाद आई एल.एम. सिंघवी समिति, उन्होंने कुछ बातें किससे ली, कुछ बातें ली अशोक मेहता से, जो आपकी पंचायती ग्राम पंचायत को शामिल करो, या किसकी थी, यह थी अशोक मेहता उसकी, बलवंत राय मेहता की, और एससी एसटी इनसे लिया, ग्राम न्यायालय इनसे लिया, और अपनी तरफ से जोड़ा कि इन सब का क्या हो, इन सब में जो सीटें होंगी उनका जब चुनाव होगा, चुनाव के लिए हम राज्य चुनाव आयोग का गठन करेंगे। और साथ साथ एक समिति और आई जिसका नाम है पी.के. थुंगन समिति। इन्होंने संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए यह प्रयास की, और संविधान में एक संशोधन हुआ जिसका नाम है 73वां संविधान संशोधन। क्या हुआ,
73वां संविधान संशोधन हुआ, और इस 73वें संविधान संशोधन जो 1952 में हुआ। तो इसमें क्या था, इसमें जो सरकार था, जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के सहयोग से जो थे पीवी नरसिम्हा राव, तो इन्हीं के प्रयास से क्या हुआ, संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ, और 20 दिसंबर 1992 को जो 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा ने इसे पास कर दिया। 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने इसे पास किया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति क्या हो गया, राष्ट्रपति का हो गया इस पे हस्ताक्षर हो गया, और अंत में 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में लागू कर दी गई। इसीलिए हम 24 अप्रैल को मनाते हैं क्या, पंचायती राज दिवस। कब मनाते हैं, अब हम इसको मनाते हैं कब, 24 अप्रैल को। और धीरे धीरे आपके यहाँ ग्राम न्यायालय इन सभी स्तर पर की जो व्यवस्था लागू है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग लागू, कहीं पे ग्राम मतलब कहीं पे त्रिस्तरीय है, कहीं पे 2 स्तरीय है, कहीं पे 4 स्तरीय है, कहीं पे 1 स्तरीय है, लेकिन आपके जो उत्तर प्रदेश में लागू है वह त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तो यह कुछ था पंचायती राज व्यवस्था। अब पंचायती राज व्यवस्था से जो सारा प्रश्न है यहीं पे जाएगा खत्म। अब हम बढ़ते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।